तो बेटा मैंने लास्ट क्लास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो जनरल एनालिसिस थी, जनरल स्टडी थी, वो उसको डिस्कस किया था, जिसमें मैंने 4 फैक्टर्स के बारे में आपको बताया था जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को गवर्न करते हैं। और फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि कौन कौन सी मैकेनिज्म है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ऑब्जर्व होती है, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके देखना है। एक तो एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के डिस्कशन से, जिसमें फर्स्ट मैकेनिज्म हम लोग कंसिडर करते हैं। आप नोट करो, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जरा बेटा एक मिनट वेट करना। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, नोट करो, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN2, ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2। तो आप नोट करो, इसमें देखो, व्हेन अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल when a substrate molecule when a substrate molecule having a good nucleophiles when a substrate molecule having a good nucleophiles is treated with a nucleophile in polar aprotic solvent then attack of nucleophile occurs from opposite side then attack of nucleophile occurs from opposite side to that of leaving group आगे लिखो, under such condition there occurs the formation of a pentavalent transition state.
which gets converted into product, which gets converted into product, which gets converted into product by the removal of leaving group, by the removal of leaving group, by the removal of leaving group. आगे लिखो, if leaving group is directly attached, if leaving group is directly attached with a chiral center, if leaving group is directly attached with a chiral center, with a chiral center of the substrate, if leaving group is directly attached with a chiral center of the substrate, chiral center of the substrate, then there occurs the formation of inverted product. 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 आगे लिखो, this phenomena is called Walden inversion. This phenomena is called Walden inversion और अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं इसको, और अम्ब्रेला इन्वर्जन, अम्ब्रेला इन्वर्जन। ठीक है, अब जरा देखो, यहां पे बोल रहे हैं कि हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, जहां पे ये लिविंग ग्रुप कार्बन से अटैच है और इधर एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। बाकी इस कार्बन से मान लो एक एल्काइल ग्रुप ये अटैच है आर प्राइम, और एक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप बोलोगे कि ये एक कायरल सेंटर है, क्योंकि इससे अटैच चारों ग्रुप डिफरेंट है। अब बोल रहे हैं कि इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक होता है, किसका अटैक होता है भाई? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। बोल रहे जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा इस लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो लिविंग ग्रुप का फर्स्ट एटम है, ये फर्स्ट एटम कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लिविंग ग्रुप का जो फर्स्ट एटम है ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है, तो इससे इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की वजह से। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा इस कार्बन पे अटैक करना चाहता है जहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, बट साथ में वो ये भी चाहता है कि ये लिविंग ग्रुप पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उसके रिपल्सन को वो मिनिमाइज कर सके, यानी कि इस तरीके से अटैक करे जिससे कि इस लिविंग ग्रुप के रिपल्सन को उसको फेस न करना पड़े। तो ऐसे सिचुएशन में वो हमेशा लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करता है। ठीक है, तो जब ये न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करता है, तो लिविंग ग्रुप मतलब कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए, और ये लिविंग ग्रुप और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है इसको ब्रेक होना चाहिए।
यानी कि इस बॉन्ड की ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है, लिविंग ग्रुप और कार्बन वाले बॉन्ड की ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है, और इधर न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बीच में एक ऐसी स्टेज आती है जहां पे ओल्ड बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता और न्यू बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म नहीं होता। उसी स्टेज पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है जिसको हम पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं। तो ये है पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। अगर आप इस ट्रांजिशन स्टेट को देखोगे तो लिविंग ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। दोनों पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि हमने न्यूट्रल सब्सट्रेट और नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल को कंसीडर किया है, तो इसलिए ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। और फिर उसके बाद ये ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब जरा देखो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या फॉर्म होगा। ये प्रोडक्ट बन जाता है और इसके साथ न्यूक्लियोफ्यूज प्रोड्यूस होता है एल नेगेटिव। तो ये है मैकेनिज्म SN2 रिएक्शन की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन है वो रिएक्टेंट के कॉन्फ़िगरेशन का अपोजिट है। प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट के कॉन्फ़िगरेशन का अपोजिट है, यानी कि ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। इसीलिए इस फिनोमेना को वॉल्डेन इन्वर्जन और अम्ब्रेला इन्वर्जन बोलते हैं। वॉल्डेन इन्वर्जन और अम्ब्रेला इन्वर्जन। तो ये मैकेनिज्म के सारे स्टेप्स क्लियर हो गए बेटा? यस सर। यस सर। अब आप लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN2 रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN2 रिएक्शन। characteristic of SN2 reaction। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, since reaction completes in single step, since reaction completes in single step, since reaction completes in single step, therefore since reaction completes in single step, therefore rate of reaction depends upon
rate of reaction depends upon the concentration of substrate and nucleophile both. The rate of reaction depends upon the concentration of substrate and nucleophile both, due to which reaction follows second order kinetics. Due to which reaction follows second order kinetics. Due to which reaction follows second order kinetics. तो यहाँ पे जो rate of reaction होगा वो K times concentration of substrate into concentration of nucleophile, ये ऑब्जर्व होता है. K times concentration of substrate into concentration of nucleophile, ये ऑब्जर्व होता है. इसका मतलब ये है कि अगर आप एक कर्व ड्रॉ करते हो between the rate and substrate concentration, keeping nucleophilic concentration constant. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए तो क्या होगा, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी पासिंग थ्रू ओरिजिन. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है, इसका स्लोप अगर आप देखोगे तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा इसका स्लोप. ये होगा. और इसी तरीके से अगर आप एक कर्व ड्रॉ करते हो बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड nucleophilic concentration, keeping substrate concentration constant, तो यहां भी स्ट्रेट लाइन मिलेगी. मान लो इसका ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा यहाँ पे K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट लिखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में. देखो, प्रेजेंस ऑफ गुड न्यूक्लियोफ्यूज. Presence of good nucleofuse increases the reactivity of substrate. Presence of good nucleofuse increases the reactivity of substrate towards SN2 mechanism. Presence of good nucleofuse increases the reactivity of substrate towards SN2 mechanism. ठीक है, तो जितना अच्छा न्यूक्लियोफ्यूज होगा सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी. जैसे अगर एल्काइल आयोडाइड है, एल्काइल ब्रोमाइड है, एल्काइल क्लोराइड है, एल्काइल फ्लोराइड है, तो यहाँ पे इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 अगर आप देखोगे तो ये होगा. एल्काइल ग्रुप फिक्स है, लिविंग ग्रुप चेंज हो रहा है, तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्ग, if nucleophile is strong and its concentration is high, if nucleophile is strong and its concentration is high, then SN2 mechanism is favorable. If nucleophile is strong and its concentration is high, then SN2 mechanism is favorable. अगला पॉइंट लिखो. नेक्स्ट पॉइंट लिखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में. SN2 reaction best proceed. SN2 reaction best proceed in polar aprotic solvent. SN2 reaction best proceed in polar aprotic solvent
in polar aprotic solvent like acetone, अब कुछ लोगों को एसीटोन का फॉर्मूला नहीं पता होगा, तो उनके लिए एसीटोन डीएमएसओ, क्या है फुल फॉर्म डीएमएसओ का? डीएमएसओ का फुल फॉर्म कौन बताएगा? डाइमेथाइल सल्फोक्साइड। डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, एकदम सही है, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये डीएमएसओ। डीएमएफ क्या होता है फुल फॉर्म? डाइमिथाइल फ्लोराइड। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ओके। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड ये होता है, यहाँ पे NH2 लगा दो तो ये फॉर्मामाइड है। अब मैं बोल रहा हूँ डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, तो क्या करोगे, ये दोनों हाइड्रोजन हटा दो। अगर यहाँ हाइड्रोजन होगा ना तो फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। हम इसको पोलर एप्रोटिक बनाना चाहते हैं, तो पोलर एप्रोटिक बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक मिथाइल रख दिया, एक मिथाइल यहाँ रख दिया, अब ये हो गया DMF। ठीक है, इसी तरीके से डीएमए, डीएमए क्या होता है फुल फॉर्म? बोलो भाई। डाई मिथाइल एसिटामाइड, डाई मिथाइल एसिटामाइड। एक्सेट्रा। ये सब कैसे सॉल्वेंट है? पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सुटेबल होता है किसके लिए? SN2। SN2 मैकेनिज्म के लिए। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। अगर आपको न्यूक्लियोफाइल के साथ ना ये सॉल्वेंट कहीं दिख जाए तो समझ लेना कि वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर होगा तो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, लिखो इफ लिविंग ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच, if living group is directly attached, if living group is directly attached with a chiral carbon, if living group is directly attached with a chiral carbon, if living group is directly attached with a chiral carbon, then during the reaction Walden inversion takes place. Then during the reaction Walden inversion takes place. अभी बताया था Walden inversion क्या है? Walden inversion takes place. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, rearrangement is impossible during the reaction. Rearrangement is impossible during the reaction because rearrangement is impossible during the reaction because reaction do not involve the formation of carbocation intermediate. Rearrangement is impossible during reaction
because reaction do not involve the formation of carbocation intermediate. Reaction do not involve the formation of carbocation intermediate. भाई अगर कहीं पे किसी रिएक्शन में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। मैंने बताया हुआ है कि अगर किसी रिएक्शन में जो डायरेक्टली फॉर्म कार्बोकेटायन प्रोड्यूस हुआ है वो अनस्टेबल है, तो वो पहले खुद को स्टेबलाइज करेगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन में पहले कन्वर्ट होगा, उसके बाद फिर जाकर के आगे रिएक्शन जो है प्रोसीड करेगी। तो क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता नहीं है, इसलिए यहां पे रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN2 में लिखो, प्राइमरी सबस्ट्रेट, प्राइमरी सबस्ट्रेट, प्राइमरी सबस्ट्रेट whose beta carbon, primary substrate whose beta carbon is primary or secondary, primary substrate whose beta carbon is primary or secondary, primary substrate whose beta carbon is primary or secondary, and secondary substrate and secondary substrate whose beta carbon is primary, whose beta carbon is primary, always follow SN2 path, always follow SN2 path, always follow SN2 path। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया यहां पे, बोला एक सबस्ट्रेट है जो प्राइमरी है। तो जैसे हमने इसको कंसीडर किया है, प्राइमरी सबस्ट्रेट का मतलब कि लिविंग ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच है, लिविंग ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी सबस्ट्रेट होगा। तो बोल रहा है कि ये जो प्राइमरी सबस्ट्रेट है इसका बीटा कार्बन, ठीक है, बीटा कार्बन मतलब इससे लगा हुआ जो कार्बन है वो या तो प्राइमरी है, जैसे ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। आप देख रहे हैं जो बीटा कार्बन है वो एक ही कार्बन से अटैच है, ये जो बीटा कार्बन है वो एक कार्बन से अटैच है, इसलिए ये भी क्या है, प्राइमरी। तो हम इसको बोलेंगे प्राइमरी सबस्ट्रेट हुज बीटा कार्बन इज प्राइमरी। और क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी सबस्ट्रेट हुज बीटा कार्बन इज सेकेंडरी। ठीक है, अब यहां पे आप देखो ये प्राइमरी सबस्ट्रेट है, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, और उसका जो बीटा कार्बन है वो सेकेंडरी है। सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि ये कार्बन को अगर आप देखो तो इधर से भी एक कार्बन से अटैच है और इधर से भी एक कार्बन से अटैच है, तो दो कार्बन से अटैच है, इसलिए हम इसका बीटा कार्बन को सेकेंडरी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी सबस्ट्रेट हुज बीटा कार्बन इज प्राइमरी, और ये हो गया प्राइमरी सबस्ट्रेट हुज बीटा कार्बन इज सेकेंडरी। ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, और देखो क्या बोला जा रहा है, बाकी जो मिथाइल सबस्ट्रेट है बेटा, मिथाइल सबस्ट्रेट इसको ले लो। और क्या बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं सेकेंडरी सबस्ट्रेट को, सेकेंडरी सबस्ट्रेट, जैसे देखो ये सेकेंडरी सबस्ट्रेट है, सेकेंडरी सबस्ट्रेट का बीटा कार्बन क्या होना चाहिए, सेकेंडरी सबस्ट्रेट का बीटा कार्बन बोल रहे हैं प्राइमरी होना चाहिए। सेकेंडरी सबस्ट्रेट का बीटा कार्बन प्राइमरी होना चाहिए। ये सेकेंडरी सबस्ट्रेट है, ये इनका बीटा कार्बन है, और ये बीटा कार्बन क्या है, प्राइमरी। तो ऐसे सबस्ट्रेट हमेशा कौन सा पाथ को फॉलो करेंगे,
always follow SN2 path. They always follow SN2 path. क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आपको इस तरीके से चेक करना है। पहले जैसे सबस्ट्रेट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होगा? लीविंग ग्रुप जिस कार्बन पे प्रेजेंट है उसके बेसिस पे होगा। लीविंग ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो प्राइमरी कार्बन है तो उसको प्राइमरी सबस्ट्रेट बोलोगे। लीविंग ग्रुप जिस कार्बन पे प्रेजेंट है, अगर वो सेकेंडरी कार्बन है तो आप उसको सेकेंडरी सबस्ट्रेट बोलोगे। अब उसके साथ आपको बीटा कार्बन की सिचुएशन को भी देखना है, क्योंकि आपको पता है कि बीटा कार्बन पे भी अगर ब्रांचिंग होगी तो वो ब्रांचिंग सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करती है, और स्टेरिक हिंड्रेंस SN2 मैकेनिज्म को स्ट्रांगली अफेक्ट करता है। अब जरा नोट में यहीं पे लिखो एक पॉइंट, नोट में लिखो बेटा, देखो secondary substrate whose beta carbon is also secondary substrate whose beta carbon is also secondary follow secondary substrate whose beta carbon is also secondary follow SN1 and SN2 path both. SN1 and SN2 path both. SN1 and SN2 path both depending upon the reaction condition. Depending upon the reaction condition. Depending upon the reaction condition. अब देखो यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन में हम क्या कंसीडर करते हैं? रिएक्शन कंडीशन में हम एक तो नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल को कंसीडर करते हैं, क्योंकि SN1 के लिए न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन लो चाहिए होता है और न्यूक्लियोफाइल वीक चाहिए होता है। SN2 के लिए न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, उसका कंसंट्रेशन हाई चाहिए होता है। तो इसके बेसिस पे चेंज हो जाएगी मैकेनिज्म। दूसरी बात कि जो ये अगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो इसमें सॉल्वेंट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। जैसे आपको पता है कि SN2 मैकेनिज्म बेस्ट प्रोसीड करती है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, SN1 मैकेनिज्म बेस्ट प्रोसीड करती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हो, न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन लो रखते हो, तो इसका मतलब वहां पे SN1 मैकेनिज्म फेवर करेगी सेकेंडरी सबस्ट्रेट के केस में जिसका बीटा कार्बन सेकेंडरी है। और अगर आप सेकेंडरी सबस्ट्रेट को कंसीडर करते हो जिसका बीटा कार्बन सेकेंडरी है और वहां पे सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक आपने लिया और न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग लिया, उसका कंसंट्रेशन हाई लिया, तो वहां पे SN2 मैकेनिज्म के थ्रू वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। तो इस तरीके से मैकेनिज्म में चेंजेस एराइज होंगे सेकेंडरी सबस्ट्रेट के केस में जिसका बीटा कार्बन भी सेकेंडरी है। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे ये एक सेकेंडरी सबस्ट्रेट है और ये इसका बीटा कार्बन है, बोल रहे हैं ये बीटा कार्बन क्या है? सेकेंडरी है। ये बीटा है, ये बीटा है और ये बीटा क्या है? सेकेंडरी, और सबस्ट्रेट भी क्या है? सेकेंडरी। क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो विनाइल एंड एराइल सबस्ट्रेट आर केमिकली इनर्ट। Vinyl and aryl substrate are chemically inert. Vinyl and aryl substrate are chemically inert towards SN2 mechanism. Vinyl and aryl substrate are chemically inert towards SN2 mechanism. Next point लिखो,
देखो substrate molecule having nucleofuse, substrate molecule having nucleofuse at bridgehead carbon of bridged bicyclic compound. Substrate molecule having nucleofuse at bridgehead carbon of bridged bicyclic compound are chemically inert towards SN2 mechanism. ये सारी बात मैं पहले भी बता चुका हूं, सारी चीजों को यहाँ पे समराइज कर रहा हूं, जनरल डिस्कशन में भी इसको बताया हुआ है। ठीक है, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम ये SN2 मैकेनिज्म में कंसीडर करते हैं, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में नेक्स्ट पॉइंट लिखो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल having heteroatom, substrate molecule having heteroatom containing lone pair of electron at beta carbon. Substrate molecule having heteroatom containing lone pair of electron at beta carbon or unsaturation at gamma carbon with respect to nucleofuse. Unsaturation at gamma carbon with respect to nucleofuse are highly reactive towards SN2. Because of अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताने जा रहा हूं, because of एंकीमेरिक पार्टिसिपेशन। इस पे IIT एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एंकीमेरिक पार्टिसिपेशन, also called neighboring group participation. Neighboring group participation इसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये NGP इफेक्ट बोला जाता है। आगे लिखो इन NGP retention product is produced. In NGP, retention product is produced because during the reaction two successive SN2 attack occurs.
two successive SN2 attack occurs, one due to presence of internal nucleophile, one due to presence of internal nucleophile, one due to presence of internal nucleophile, while other due to presence of external nucleophile, while other due to presence of external nucleophile. ठीक है, तो बोल रहा है कि एनजीपी इफेक्ट जब होता है, यानी कि एंकीमेरिक पार्टिसिपेशन जहां पे होता है, वहां पे क्या होता है, दो SN2 अटैक एक के बाद एक होते हैं। पहला जो SN2 अटैक होता है वो उसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियोफिलिक पार्ट की वजह से होता है, और जब पहला अटैक होता है तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि SN2 अटैक हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा SN2 अटैक होता है बाहर वाले न्यूक्लियोफाइल के थ्रू, जो न्यूक्लियोफाइल हम एक्चुअल में रिएक्शन में यूज कर रहे हैं, फिर उसका अटैक होता है। जब उसका अटैक होता है तो फिर से कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता है, यानी कि पहले अटैक में इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिला, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, इन्वर्टेड प्रोडक्ट का इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिला, यानी कि रिटेंशन प्रोडक्ट मिला। फाइनली रिटेंशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ये समझ में आया बेटा? यस सर। Yes, sir. यस ठीक है, जब एनजीपी इफेक्ट होता है तो एनजीपी इफेक्ट में क्या होता है, दो न्यूक्लियोफिलिक अटैक, दो SN2 अटैक एक के बाद एक होते हैं। और आपको पता है कि SN2 अटैक में इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है, तो पहला SN2 अटैक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल के थ्रू होगा, उसमें जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, फिर उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के ऊपर फिर बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो जब बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसका दोबारा से इन्वर्जन हो जाएगा, यानी कि वो वापस उसी कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाएगा जिस कॉन्फ़िगरेशन में वो ओरिजिनल रिएक्टेंट के अंदर प्रेजेंट था। इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे ओवरऑल रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है जबकि SN2 अटैक हो रहा होता है, यानी कि SN2 मैकेनिज्म के बावजूद भी अगर कहीं पे रिटेंशन प्रोडक्ट बन रहा है तो तुरंत समझ जाओ कि वहां पे एनजीपी इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ होगा। अगर किसी रिएक्शन में SN2 अटैक के बावजूद आपको रिटेंशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है तो आपको इमीडिएटली ये समझ जाना चाहिए कि वहां पे एनजीपी इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ होगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। सर। हाँ बोलो सर, इसमें वैसे जनरली वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना SN2 मैकेनिज्म में? SN2 में तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है, लेकिन एनजीपी के साथ जब SN2 होगा तो वहां पे रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। ओके सर। मतलब जैसे आपको ये समझ में आ गया कि भाई न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है, न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन भी ठीक ठाक है, सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक है, ठीक है, तो इसका मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म है, बट प्रोडक्ट के बारे में बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट एक रिटेंशन प्रोडक्ट है, तो तुरंत समझो कि यहाँ पे तुरंत आप ढूंढो सबस्ट्रेट के अंदर कि क्या एनजीपी की कंडीशन तो नहीं फुलफिल हो रही है। अगर एनजीपी की कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तभी रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। तो अब जैसे देखो, मान लो हमने इस सबस्ट्रेट को कंसीडर किया, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, यहां पे बोल रहे हैं एक हेटेरोएटम प्रेजेंट है जिसके पास लोन पेयर है, अल्फा बीटा, बीटा पे हेटेरोएटम है जिस पे लोन पेयर। तो ऐसा सबस्ट्रेट, ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ऐसे सबस्ट्रेट के कंपेयर में, इसके कंपेयर में ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो एक तो एनजीपी से रिएक्टिविटी बढ़ती है, दूसरा रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है। इसी तरीके से देखो कि बोला जा रहा है कि जैसे अगर ये सबस्ट्रेट है,
ठीक है, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है भाई, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। गामा कार्बन क्या दिख रहा है, अनसैचुरेटेड। न्यूक्लियोफ्यूज के रेस्पेक्ट में गामा कार्बन अनसैचुरेटेड है, तो ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा इस सबस्ट्रेट के कंपेयर में। अब मैं आपको बताता हूं एनजीपी, अगर एनजीपी इफेक्ट ऑब्जर्व होता है तो रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है। जैसे मान लो अगर हमारे पास ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, इसको हमने कंसिडर किया। इसका इसमें आप देख रहे हो कि जो गामा कार्बन है वो अनसैचुरेटेड, और इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा रहा है। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, मैं पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करके फिर उसका फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचता हूँ। देखो कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी। इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कहाँ है, ये जो पाई बॉन्ड आप देख रहे हो, ये पाई बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है। तो जब पाई बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। इस पे पॉजिटिव, इस वाले पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। और फिर क्या होगा, ये जो कार्बन है जिस पे लोन पेयर आया है, ये इस पे अटैक कर जाता है, SN2 अटैक होता है लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से। तो यहाँ पे एक SN2 अटैक हुआ, ये लिविंग ग्रुप रिमूव हो गया, और इसके रिमूवल के थ्रू इधर अगर आप देखोगे तो इधर H है। ठीक है बेटा, ये बन जाता है। अब आप देखो, अब इस पे जो बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल है, बाहर वाले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। अब बाहर वाले न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी कैसे हो रहा है, SN2। अब देखो, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ये 3 मेंबर्ड रिंग के ऊपर। इसका अटैक ध्यान देना, इसके लिए ये वाला कार्बन भी वैसा ही है और ये वाला कार्बन भी वैसा ही है। ये इन दोनों में से किसी भी कार्बन पर अटैक कर सकता है। इसका अटैक यहां भी हो सकता है और इसका अटैक यहां भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों पोजीशन पे अटैक कर सकता है। मान लो हम इसको बोल रहे हैं ये फर्स्ट मोड ऑफ अटैक है और ये सेकंड मोड ऑफ अटैक।
तो अगर फर्स्ट मोड ऑफ अटैक होगा यहाँ पे, तो कैसे होगा देखो, ये न्यूक्लियोफाइल आकर के इस कार्बन पे अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के बॉन्ड पेयर यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि एरोमेटिसिटी रिंग के अंदर रीअपियर हो जाती है। ये बन जाएगा। अब ये वाला प्रोडक्ट जो आप देख रहे हो, ये क्या है, रिटेंशन प्रोडक्ट है। जैसा कॉन्फ़िगरेशन इसका वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन इसका, ठीक है, ये रिटेंशन प्रोडक्ट है। अब देखो, एक प्रोडक्ट इस साइड पे जब इसका अटैक हो, सेकंड मोड ऑफ अटैक होगा, तो वहां से भी एक प्रोडक्ट बनेगा। अब वो कैसे बनेगा देखो, जब ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है, तो इधर से ये रिंग ब्रेक होकर के बॉन्ड पेयर यहां ट्रांसफर हो जाएगा। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के दो प्रोडक्ट बनेंगे बेटा रिएक्शन में। इसमें ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये रिटेंशन प्रोडक्ट है। ये पूरा मैकेनिज्म का डिटेल समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ऐसे ही जो हेट्रोएटम वाला केस है, उसमें भी इसी तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। एक स्टेप मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये नोट कर लिया सबने, आगे बढ़े? सर हुआ नहीं था नोट। हो गया सर। अच्छा, आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी क्यों बढ़ रही है। सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी बेसिकली इसके फॉर्मेशन की वजह से बढ़ रही है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर है, 3 मेंबर्ड रिंग होने की वजह से, ठीक है, हाईली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर है। और बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल इस पे नहीं अटैक कर रहा है, बल्कि इस स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर के ऊपर अटैक कर रहा है, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ओवरऑल रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे देखो, अगर हमने इसको कंसिडर किया, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा रहा है, मान लो ये कार्बन एक कायरल सेंटर, ये एक कायरल सेंटर है। तो
देखो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी। सबसे पहले ये जो न्यूक्लियोफाइल है इंटरनली इस पे अटैक करेगा और लीविंग ग्रुप को रिमूव कर देगा। ये इंटरनल ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। तो इस अटैक के थ्रू अगर आप देखोगे ये बन गया, इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इधर है हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। ठीक है, अब देखो क्या होगा। जो न्यूक्लियोफाइल हम ये एक SN2 अटैक है, इंटरनल SN2 अटैक। अब इसके बाद क्या हुआ, बाहर वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है। बाहर वाले न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पे भी पॉसिबल है और उसका अटैक इस पे भी पॉसिबल है। ठीक है, तो दोनों तरीके से ये अटैक कर सकता है। अब देखो इसको अगर मान लो हम बोल रहे हैं 1 और इसको बोल रहे हैं 2, तो फिर यहाँ पे दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे। अगर 1 के थ्रू अटैक हो रहा है तो फिर ये प्रोडक्ट बन जाएगा NH। जब ये इस पे अटैक करेगा तो यहां से रिंग ओपन हो जाएगी, तो NH CH2 CHD और यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड के थ्रू अगर अटैक हो रहा है तो सेकंड के थ्रू जब अटैक होगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा NH CH3। ठीक है, यहाँ पे CHD होगा, HD, और इधर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया। इस तरीके से दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो ये है एंकीमेरिक पार्टिसिपेशन। समझ में आ गया बेटा एंकीमेरिक पार्टिसिपेशन का पूरा मतलब? यस सर। अब आप लिखो, ये SN2 का पूरा डिटेल था। अब आप लिखो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
SN1, इसका डिटेल लिखो। देखो, when a substrate molecule having a good nucleophile, when a substrate molecule having a good nucleophile, when a substrate molecule having a good nucleophile is treated with a nucleophile, in polar protic solvent, then there occurs the formation of carbocation intermediate. Then there occurs the formation of carbocation intermediate. Then there occurs the formation of carbocation intermediate. Then there occurs the formation of carbocation intermediate in a slowest step. In a slowest step. Which possess trigonal planar geometry. Which possess trigonal planar geometry. Which possess trigonal planar geometry. आगे लिखो, now the attack of nucleophile. Now the attack of nucleophile occurs. Now the attack of nucleophile occurs on carbocation. Now the attack of nucleophile occurs on carbocation in a fast step. Now the attack of nucleophile occurs. Now the attack of nucleophile occurs on carbocation in a fast step, resulting in the formation of two products. Resulting in the formation of two products equally. Resulting in the formation of two products equally. Resulting in the formation of two products equally. One through retention in configuration. One through retention in configuration. One through retention in configuration. While other through inversion in configuration. While other through inversion in configuration. तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है और दूसरा इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है इक्वल अमाउंट में, दोनों इक्वल अमाउंट में बनते हैं। आगे लिखो, if product produced possess a new chiral center. If product produced possess a new chiral center. If product produced possess a new chiral center. If product produced possess a new chiral center, then racemization takes place. Then racemization takes place. Then racemization takes place in the reaction. Then racemization takes place in the reaction. ठीक है, तो अब जरा देखो बेटा क्या होता है SN1 मैकेनिज्म में।
यहां पे हम बोल रहे हैं हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, हमने एक सबस्ट्रेट को कंसीडर किया है, ठीक है। इधर क्या ग्रुप्स प्रेजेंट है उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे। अब हमने यहाँ पे सॉल्वेंट यूज किया है, पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट, मतलब एक्वस, एक्वस सॉल्वेंट को हमने कंसीडर किया। तो अब देखो क्या होगा, अगर हम एक्वस सॉल्वेंट को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। ये सॉल्वेंट फेवर करता है इसका फॉर्मेशन, इसका ब्रेकिंग को ये जो है फेवरेबल बनाता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब देखो इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अब इस ट्रांजिशन स्टेट में अगर आप देखोगे तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट है। और फिर उसके बाद क्या होता है, लीविंग ग्रुप कंप्लीटली रिमूव हो जाता है, और लीविंग ग्रुप के रिमूवल के थ्रू यहाँ पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। वैसे इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री को एक्वायर करता है। यहाँ पे इस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल होगा, ठीक है, इसके पास अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल होगा। इसकी ज्योमेट्री अगर आप देखोगे तो ये इसकी ज्योमेट्री है, ये ट्रायगोनल प्लेनर होगा। जिस स्टेप में ये कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, ये पूरा एक स्टेप है, यहां से यहां तक एक स्टेप है, यही इस रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप है। ये जो है ना इस रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप है। ये समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ये लिविंग ग्रुप रिमूव हो गया, तब ये ट्रांजिशन स्टेट बना, मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट बना। अब आगे इसी रिएक्शन इंटरमीडिएट के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा।
कि बहुत अच्छा हो गया। तो ये अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है इधर। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैसे होता है? बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक दो साइड से हो सकता है, क्योंकि ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पे इस साइड से भी हो सकता है और न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पे इस साइड से भी हो सकता है। ये समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इसका प्लेनर ज्योमेट्री है ना, प्लेनर ज्योमेट्री होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पे दो साइड से हो सकता है। अब आप देखो, मान लो हम इसको बोल रहे हैं ये फर्स्ट मोड ऑफ अटैक है और ये है सेकंड मोड ऑफ अटैक। तो इस वजह से यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, फर्स्ट के थ्रू एक प्रोडक्ट बनेगा, सेकंड के थ्रू एक प्रोडक्ट बनेगा। पहले मैं फर्स्ट के थ्रू जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ड्रॉ कर रहा हूं, देखो। ये फर्स्ट के थ्रू जो प्रोडक्ट बना, अब सेकंड के थ्रू जो प्रोडक्ट बनता है उसको ड्रॉ करते हैं। प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रहेगा आपको उतना अच्छे से ये समझ में आएगा। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। आप देख सकते हो ये जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं इनके बीच में ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप है। इन प्रोडक्ट्स के बीच में ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप है ना, और ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल अमाउंट में बनते हैं। 50% अगर ये बनेगा तो 50% ये बनेगा। तो अगर अगर ये कार्बन, ये वाला कार्बन अगर कायरल सेंटर है बेटा, तो यहां पे बन जाएगा D+L मिक्सचर। यानी कि रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा, रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा, जो कि ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। आ गया समझ में? Yes, sir. तो अब आप लिखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN1 रिएक्शन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN1 रिएक्शन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN1 रिएक्शन। भाई ये सबने नोट कर लिया है? Yes, sir. Yes, sir. ये फास्ट लिख लेना।
इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट लिखो। देखो, since lowest step of the reaction involves only the substrate molecule, since lowest step of the reaction involves only the substrate molecule, therefore reaction follows first order kinetics. यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर एक कर्व ड्रॉ किया जाए बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन के बीच में फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, नहीं, कीपिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, इसको कांस्टेंट रखते हुए, तो आप देखोगे यहाँ पे कांस्टेंट लाइन मिलती है, जिससे ये पता चलता है कि जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये वैल्यू K के बराबर होगी। अब अगर हम यहाँ पे कर्व ड्रॉ करें बिटवीन रेट एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन फॉर एनी न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन हम कुछ भी रख सकते हैं, वो कांस्टेंट हो, वेरी करे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसा करो आप देखो, तो जिससे पता चलता है कि जो रेट है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। मतलब आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, लिखो प्रेजेंस ऑफ गुड न्यूक्लियोफ्यूज, presence of good nucleofuse increases the reactivity of substrate towards SN1 mechanism. Presence of good nucleofuse increases the reactivity of substrate towards SN1 mechanism. Presence of good nucleofuse increases the reactivity of substrate towards SN1 mechanism. अगला पॉइंट लिखो, if nucleophile is weak, and its concentration is low, if nucleophile is weak and its concentration is low, then SN1 mechanism is favorable. अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, reaction best proceed in polar protic solvent. Reaction best proceed in polar protic solvent. Reaction best proceed in polar protic solvent because it favors the formation of transition state, because it favors the formation of transition state as well as stabilizes
as well as stabilizes the carbocation reaction intermediate. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिएक्शन बेस्ट प्रोसीड इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट because reaction best proceed in polar protic solvent because it favors the formation of transition state. It favors the formation of transition state as well as stabilizes the carbocation reaction intermediate. As well as stabilizes the carbocation reaction intermediate. Next point लिखो. Next point लिखो बेटा. Due to the formation of carbocation intermediate, due to the formation of carbocation intermediate, due to the formation of carbocation intermediate, rearrangement is possible. Rearrangement is possible in SN1 mechanism. Rearrangement is possible in SN1 mechanism. मैं बार बार इस बात को आपको बताता आ रहा हूं कि अगर कार्बोकेटायन बन रहा है और वो अनस्टेबल है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमेशा रीअरेंजमेंट होगा और मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा. तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल ड्यूरिंग द रिएक्शन. तो ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस सर. यस सर. ठीक है, आगे लिखो. लिखो if product produced possess a new chiral center. If product produced possess a new chiral center. If product produced possess a new chiral center, then racemization takes place in the reaction. If product produced possess a new chiral center, then racemization takes place in the reaction. Next point लिखो. Next point लिखो. In majority of SN1 reaction, in majority of SN1 reaction, in majority of SN1 reaction, 80 to 95%, 80 to 95% racemic mixture, 80 to 95% racemic mixture, and 5 to 20% inverted product is obtained. देखो बात आती है कि यहाँ पे इन्वर्टेड प्रोडक्ट क्यों बन रहा है. बिकॉज बोल रहा है कि कोई भी सबस्ट्रेट हो, टर्सरी को अगर छोड़ दिया जाए तो हर सबस्ट्रेट में SN1 के साथ साथ थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी SN2 की भी रहती है. SN1 के साथ साथ थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी SN2 की भी रहती है. तो वो जो अमाउंट सबस्ट्रेट का SN2 के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहा है उससे इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, और बाकी जो अमाउंट SN1 के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहा है उससे रेसिमिक मिक्सचर बनेगा. तो ये समझ में आ रहा है? यस. इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसकी ऑप्टिकल प्योरिटी 5 to 20% ऑफ इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगी. ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ द सैंपल अगर हम देखें तो वो 5 to 20% ऑफ इन्वर्टेड प्रोडक्ट होना चाहिए, है कि नहीं भाई? जितना प्रोडक्ट सैंपल है उसमें से 80 to 95% का तो कैंसिलेशन हो जाएगा ना, उनके ऑप्टिकल रोटेशन का कैंसिलेशन हो जाएगा. ये 5 to 20% वाले का ही रोटेशन ऑब्जर्व होगा, इसलिए ऑप्टिकल प्योरिटी जो सैंपल की होगी वो 5 to 20% होगी. आया समझ में ये पॉइंट? यस सर.
अगला पॉइंट लिखो, लिखो इफ वी कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ if we consider a mixture of polar protic and polar aprotic solvent both, if we consider a mixture of polar protic and polar aprotic solvent both, अगर हम सॉल्वेंट में पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक दोनों का मिक्सचर ले रहे हैं, जैसे एक्वस एसीटोन ले लिया, तो एसीटोन तो पोलर एप्रोटिक हो गया और एक्वस यानी कि वाटर जो है पोलर प्रोटिक हो गया। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ वी कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बोथ, देन as the amount of polar aprotic solvent, in the mixture increases, as the amount of polar aprotic solvent in the mixture increases, yield of inverted product also increases. Yield of inverted product also increases, क्योंकि तब SN2 के थ्रू पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। Yield of inverted product also increases. And therefore yield of racemic mixture decreases. And vice versa. And yield of racemic mixture decreases and vice versa if we increase the amount of polar protic solvent. If we increase the amount of polar protic solvent. तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, तो अब कुछ पॉइंट्स और यहाँ पे डिस्कस करने को बाकी हैं जो स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, तो उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में SN2 का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। ये दो मेजर केसेस थे, वो मैंने मतलब जो दोनों का लगभग डिस्कशन समराइज हो चुका है। बाकी जो पार्ट है उसको अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके सर। ओके बेटा। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू सर। अभी कोई टेस्ट नहीं होगा, इस वीक में कोई टेस्ट नहीं होगा आपका। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, ये जो हमारा हेलो एल्कीन्स एंड हेलोरीन्स है सर, ये अभी टोटल कितना टाइम लगेगा सर इस टॉपिक? अभी इसमें टाइम लगेगा बेटा, मतलब आप समझ लो कि केमिकल प्रॉपर्टीज अभी डिस्कस हो रही। केमिकल प्रॉपर्टी में अभी मैं सिर्फ मैकेनिज्म पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, रिएक्शंस का डिस्कशन बाकी है। अभी मान करके चलो कि जो है इसमें कुल मिलाकर के 4 लेक्चर तो लगेंगे ही लगेंगे। मतलब 4 लेक्चर्स ही लगेंगे सर अभी इसमें? हाँ 4 लेक्चर्स लगेंगे। ओके सर, थैंक यू सर।